Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our next topic and which is radius ratio. अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस. ठीक है. अब जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भी किसी दो चीजों का निकलता है. तो यहाँ पर हमने जो रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है, जो हमने रेडियस का रेशियो निकालना है तो वो रेडियस हम कौन कौन सी लेके चलेंगे कि कौन सी दो रेडियस हम डिस्कस करने वाले. तो मतलब कि ये जो रेडियस रेशियो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आयोनिक सॉलिड्स के लिए. तो मैं रेडियस रेशियो कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन. ठीक है, दैट इज रेडियस रेशियो is equal to radius of cation divided by radius of anion. ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा हो गया. तो अब कटायन और अनायन किसके किसके अंदर होंगे, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर ही होंगे ना. तो रेडियस रेशियो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो रेडियस रेशियो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. पहली बात क्या थी कि रेडियस रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर आयोनिक सॉलिड्स. ठीक है, हम आयोनिक सॉलिड्स के लिए ही रेडियस रेशियो निकालेंगे. दूसरी बात क्या होगी कि जो रेडियस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इससे ज्यादा तो शायद इम्पॉसिबल ही होगी. क्या होगा, अब देखो, अब न्यूमरेटर में कौन है बेटा, कटायन है. ठीक है, न्यूमरेटर में कौन है, कटायन है, डिनोमिनेटर में अनायन है. और हमें ये पहले भी पढ़ चुका 11th क्लास में कि जो कटायन का साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है. ठीक है, किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ही कह सकते हैं कि भाई कटायन और अनायन का साइज अप्रोच कर रहा हो, वरना हमेशा कटायन इज स्मॉलर देन अनायन. तो क्या रेडियस रेशियो की वैल्यू किसी भी कंडीशन में 1 से ज्यादा हो सकती है, पॉसिबल नहीं है. भी 1 से ज्यादा तो तब होगी ना जब कटायन का साइज बड़ा, और कटायन का साइज तो कभी बड़ा होता ही नहीं है. तो इसलिए क्या कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इज 1. ठीक है, रीजन समझ में आया ना कि भाई 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है. अब नेक्स्ट बात है कि भाई हम रेडियस रेशियो पढ़ क्यों रहे. ठीक है, टॉपिक है, बट कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना कि हम रेडियस रेशियो क्यों पढ़ रहे. तो इसका यूज क्या हुआ, देखो हम इसका यूज बताते हैं. तो जो चीज हमने पढ़नी है वो चीज क्या बेटा, रिलेशनशिप. किस में, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर and structural arrangement. इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई जो रेडियस रेशियो है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब कि जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स हैं, अगर हमें उन आयोनिक सॉलिड का रेडियस रेशियो पता लग जाए तो मैं वहां से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकता हूं. मैं ये बता सकता हूं कि उन आयंस की अरेंजमेंट कैसी होगी. कैसे, अब भाई जो रेडियस रेशियो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, सोच के देखो. अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम जानते नहीं क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, अगर मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी defined as the number of ions which touches a given number of oppositely charged ion. oppositely charged ion. आई बस समझ में
ये क्या कहता है सिंपल सा कि किसी भी आयन को अपोजिटली चार्ज्ड आयन कितने टच करेंगे, है ना। अभी जो हमने पहले पढ़ा था हमने सिंपल कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए कि भाई एक एटम था, उस एटम के चारों तरफ जितने भी दूसरे एटम्स होंगे वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जब आयनिक की बात कर रहा हूं तो भाई पॉजिटिव को तो नेगेटिव भी टच करेगा, पॉजिटिव अगर टच करेंगे तो उनमें रिपल्शन होगा और वो क्या ब्रिटल नेचर शो करेगा, मतलब कि वो टूट जाएगा उसी टाइम पे। तो अब यहाँ पे सोचो, अब रेडियस रेशियो बढ़ेगा, रेडियस रेशियो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब कि साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा। जैसे कि सोचो कि ये एक पोल है, ठीक है, अब इस पोल को कितने लोग टच करेंगे, मैं जितने भी कर रहे हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा दूं, अब मैं क्या करूं, इस पोल की थिकनेस को बढ़ाता जाऊं, तो अब जितने भी लोग इसको टच करेंगे उनकी संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है, बढ़ने लगेगी ना। जैसे जैसे इसका जो साइज है, डायमीटर है, रेडियस कुछ भी कह लो, जब बढ़ेगा, अभी इतना सा है फिर इतना हो जाए, फिर ये एक रूम से भी बड़ा हो जाए, तो इसके जो चारों तरफ जो लोग अरेंज हो पाएंगे वो क्या होंगे, उनकी संख्या लगातार बढ़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूं ना कि जब रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। जब रेडियस रेशियो बढ़ेगा तब कोऑर्डिनेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। मतलब कि अगर मुझे रेडियस रेशियो पता है तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को अज्यूम कर सकता हूं, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता सकता हूं, ठीक है। और जब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा कि भाई एक एटम के या एक आयन के चारों तरफ कितने आयन्स हैं, तो मैं फिर उनकी अरेंजमेंट भी बता सकता हूं, तो है ना। तो रेडियस रेशियो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडियस रेशियो पता लगते ही हम उस सॉलिड के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान जाते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है कि अगर हमारे पास जो रेडियस रेशियो क्या क्या होगा, तो अगर मैं टेबल बनाऊं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास रेडियस रेशियो, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड वन है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल आप टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कि जो रेडियस रेशियो है, अगर रेडियस रेशियो यहां तक लाई 0.1552 to 0.225, तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा उसका। मतलब कि अगर साइज इस रेंज में लाई करता है रेशियो, तो उसके मैक्सिमम सिर्फ 3 आयन ही उसको टच करते हैं, ठीक है। और इसका जो कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चरल टाइप कोई भी नहीं है, जो हमने लैटिस पढ़ी थी ना, उनमें ऐसी कोई भी लैटिस नहीं है इसके जो रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जो अरेंजमेंट है, सॉरी जो रेडियस रेशियो है वो लाई करती है इस रेंज के अंदर, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और ये जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगी। और उसको आप एग्जाम में ये भी बोल सकते हैं कि लाइक जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि कहें कि ZnS लाइक स्ट्रक्चर, दिमाग में क्या आ जाएगा कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, और जो रेडियस रेशियो है वो ये होगा। नेक्स्ट है कि अगर वो जो रेडियस रेशियो है इस रेंज में लाई करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा 6, है ना। देख रहे हो ना कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज। तो जैसे ही 6 होगा तो वो जो अरेंजमेंट होगी वो अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी बेटा, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, और लाइक NaCl। तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, या फिर जो अरेंजमेंट है वो NaCl लाइक है। और अगर साइज लाई करता है इसमें बेटा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। और क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाती है, और जो स्ट्रक्चर होगा वो सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। तो जो क्यूबिक है उस क्यूबिक में भी बेटा कौन सी फॉर्म होती है, ये आप ध्यान रखिए ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है उसमें जो रॉक सॉल्ट में जो शेप होगी वो कौन सी होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, और ऑक्टाहेड्रल शेप किससे मिलती है, NaCl के जैसे मिलती है। जो सीजियम क्लोराइड शेप है वो BCC की होगी, ठीक है। तो जो BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म,
और जो ये है टेट्राहेड्रल फॉर्म होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो उसकी कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी नाम नहीं दिया गया उसको, हो जाएगा ये। तो ये चीज आपने अच्छे से करनी है। अब एक बात और होती है, कई बार न्यूमेरिकल में कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर ये चीज उठा लेता हूं, ठीक है, कोई भी चीज इसको, अब देखो, अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर रेडियस रेशियो 0.225 होगा या जब रेडियस रेशियो 0.414 होगा, भाई ठीक है, दोनों के लिए क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या फिर मैं इसकी बात करूं कि जब रेडियस रेशियो 0.414 है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जब रेडियस रेशियो 0.732 है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो फिर इतना ज्यादा डिफरेंस आने के बाद भी उनमें चीज क्या अलग होगी। अब न्यूमेरिकल्स में तुम्हें कुछ प्रॉपर वर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन बचे ही ना। अगर 0.414 है, ठीक है, 0.414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 6 की बात कर रहा है ना वो, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये केस कब हो गया, 0.414, मतलब कि ये सारे नेगेटिव आयंस हो गए, ठीक है, और ये कौन हो गया बीच में, पॉजिटिव, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गया, ठीक है। ये सारे नेगेटिव आयंस तो इस पॉजिटिव को टच कर ही रहे हैं, साथ में ये नेगेटिव आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा नजदीक हो चुके हैं। बट जैसे ही रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है ना, 6 ही अभी भी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है ना। बट फर्क क्या हो गया कि अब जब भी रेडियस रेशियो बढ़ रहा है मतलब साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा, जब साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा, ये फैल रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही चीज कहना चाह रहा है, ये तो क्या होगा, जब वो बात कही कि एकदम फिट हो गया, जस्ट फिट हो गया बिल्कुल उसके अंदर, ठीक है। और फिर बाकी नॉर्मल केस के लिए ये ले सकते हो, क्लियर है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में है ना कि दोनों में मेन चीज का क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे ये रेडियस रेशियो बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन आयंस के बीच में गैप आना स्टार्ट हो गया। बट कोऑर्डिनेशन नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई इन आयनिक सॉलिड कोऑर्डिनेशन नंबर इज मैक्सिमम 8। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक भी जाता है ना एचसीपी में, एफसीसी में। तो कहता है कि जो आयनिक सॉलिड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही क्यों हो सकता है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस रेशियो कितना पहुंच गया, 1, और रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत, इनको अपने साथ साथ नोट्स में नोट करते जाओ ताकि ध्यान रह जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स की। अब इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स की बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। देखो वो न्यूमेरिकल्स, अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 आयंस है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, दोनों की रेडियस दी हुई है। ए पॉजिटिव की रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कटायन इज 88 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ अनायन इज 200 पिकोमीटर। अब कहता है कि जो क्लोज पैक कंपाउंड हमारे पास उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ए पॉजिटिव का। तो बिल्कुल सिंपल सा है ना। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें किस चीज की हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए रेडियस रेशियो। तो यहां से रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन टू द अनायन। तो आप इसको सोल्व करोगे, सिंपल सा है, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0.44, ये वैल्यू है। अब आपने चेक करना है कि भैया जो रेडियस रेशियो है किस रेंज में लाई करता है। तो 0.440 किस रेंज में आ गया बेटा, इस रेंज में नहीं आया ये, तो इसका मतलब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो है ना बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखो। सेकंड कहता है कि भाई
कोई ब्रोमाइड आयन है जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है वो। फिर कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन, ठीक है, रेडियस दी हुई है ब्रोमाइड आयन की, और वो जो रेडियस है ब्रोमाइड आयन की वो है बेटा 195, ठीक है, 195 पिकोमीटर। फिर कहते हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कटायन, इस बार हमने रेडियस ऑफ कटायन निकालनी है, दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसका मतलब समझो, जस्ट फिट मैंने कहा था ना, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो रेंज क्या हो सकती है 0.225 से 0.414। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई हमने ये वाली वैल्यू क्यों ली, ये क्यों नहीं ली। तो फिर मैंने अभी बताया था कि क्या लिखा हुआ है, जस्ट फिट लिखा हुआ है, कि बिल्कुल उसके अंदर फिट हो गया है। कुछ इस तरीके से फिट होगा कि सब के सब जो दूसरा आयंस है वो भी आपस में टच कर रहे हैं। तो जस्ट फिट वाली कंडीशन में आप किसको लोगे चलोगे, इसको लोगे चलोगे। तो हमारे पास जो रेडियस रेशियो आया वो रेडियस कितना आ गया बेटा, रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारी पास रेडियस ऑफ कटायन आ सकता। तो ये रेडियस ऑफ कटायन आ गया हमारे पास, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास सोल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा बेटा, वो आंसर आएगा नियर अबाउट 43.875 पिको। ये अपने पास आंसर आएगा। अब इसी में जो सेकंड पार्ट कहता है कि कैन ए कटायन ए पॉजिटिव, कहते हैं कि कोई कटायन है जिसकी जो साइज है 82, ठीक है, 82 पिकोमीटर। कोई कटायन है जिसका साइज है 82 पिकोमीटर, तो क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट हो सकता है, स्लिप इनटू ऑक्टाहेड्रल होल, क्या वो ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल से कैसे सोल्व करोगे भाई, ये रेडियस ऑफ कटायन होगी, ये रेडियस ऑफ अनायन होगी। मैं यहां से क्या निकालूंगा, रेडियस रेशियो निकालूंगा। मैं यहां से सोल्व करूंगा रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन 82 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितने आ जाएगी, 0.4205, है ना। इसका मतलब क्या होगा, और ये जो रेंज है वो रेंज फिर से किस में लाई कर दी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, है ना। कितनी रेंज होती है, वो ये रेंज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ वो बिल्कुल फिट हो सकता है, ठीक है, कि वो जो कटायन होगा वो ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर स्लिप कर जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो है ना बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं जो शायद कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो ये होगी कि हम डिफरेंट सॉलिड्स का स्ट्रक्चर रीड करेंगे कि किसी भी लैटिस के अंदर कटायन कहां पर है, अनायन कहां पर है, पर्टिकुलर NaCl में सोडियम कहां पर रखा हुआ है, क्लोराइड आयन कहां पर रखे हुए, सीजियम क्लोराइड के अंदर ये सब का है। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट उससे पहले ही है कि आप अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, ताकि फिर वो टॉपिक होगा इजीली समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।